Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range, chapter-wise books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the assignment MHT 4, जिसका नाम है नाटक और अन्य गद्य विधाएं। तो हमारे पास हमें क्या करना है, जो ये निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो जो अवतरण हमें दिए गए हैं उनकी हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संस्कृति थी कि वह यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी, और उस अंधी संस्कृति उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। जो कल्पित मात्र संदर्भ इसका है, कल्पित मात्र प्रहरी युग के माध्यम से धर्मवीर भारती ने गीति नाट्य अंधा युग की इन पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था में दासवृत्तिग्रस्त जनता की मनोवृत्ति की निरर्थकता का संदेश दिया है। तो इसमें क्या विशेष है? विशेष यह है हमारे पास यहाँ पे कि वो तत्सम प्रधान शब्दावली है। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं तत्सम शब्द, तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वो हैं। और इसमें व्याख्या ऐसी है कि जो मतलब उसमें मतलब जो पूरा वस्तुतः यहाँ भी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिसकी रक्षा की जाती, वो केवल एक अंधे और वृद्ध की संस्कृति थी जिसकी हम रक्षा करते थे। उस अंधे धृतराष्ट्र की संतानों ने महायुद्ध घोषित किया, उसके अंधेपन में मर्यादा की लकीर पीटी जा रही थी। मर्यादा गले हुए अंगों वाली वैश्या के समान प्रजाजनों को भी रोगी बना रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, पूरी ही व्याख्या की है इसमें, और उसे भाषा प्रतीकात्मक लेकिन सहज, सरल एवं स्पष्ट है। शासकों की मनमानी और युद्ध की विभीषिका पर भी प्रकाश डाला गया है। मतलब जितने भी रूलर्स थे वो अपनी मनमानी करते थे और युद्ध करते रहते थे, तो उसकी विभीषिका पर भी हमें प्रकाश डाला है और संस्कृत की शब्दावली इस्तेमाल की गई है। प्रश्न ख है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त भावों को असंतोष्ट कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना। लक्ष्मी के लालों का भ्रूभाग और शोक की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता की कौन सी व्यवस्था होगी? इसका संदर्भ हमारे पास है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से ली गई हैं। इन पंक्तियों में मातृगुप्त ने कवि जीवन की कठिनाइयों एवं निराशा को व्यक्त करते हुए लिखा है कि न जाने कौन से पुण्यों के फल से कविता करने की शक्ति प्राप्त होती है। मैंने स्वयं उस शक्ति से संपन्न पाया, खुद को उस शक्ति से उन्होंने संपन्न पाया, तो वो खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। कवि जीवन उनके लिए स्वप्निल मधुर जीवन के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तो उसमें क्या था, उनकी जो मेरी कविता है, कविता चातुरी पर अनेक लोगों ने प्रशंसा के पुष्प बरसाए, किंतु सच्ची सहानुभूति एवं गुण ग्राहकता से वंचित ही रहा। तो उसमें उन्होंने विशेष क्या यूज किया हुआ है, पंक्तियों में काव्य विन्यास गद्य गीत सी काव्यात्मकता से, काव्यमयता से एवं सरसता लिए हुए हैं। प्रसाद जी ने मातृगुप्त के माध्यम से वर्तमान कवि जीवन की विडंबना की भी अत्यंत मार्मिक व्याख्या की। मार्मिक मतलब बहुत ही इमोशनल, जिसे कहते हैं, बहुत ही इमोशनल तरीके से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आता है तीसरा, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और कुछ नहीं सुनना। चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, ढाड़ी हिलती गाह बगाए। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चने जोर गरम टके सेर। ये प्रस्तुत जो काव्यांश है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता नाट्य रचना अंधेर नगरी के चना जोर गरम अंश से लिया गया है। इन कवियों इस पंक्ति में क्या किया है, सारे धर्म, जातियों और संप्रदायों को आपस में जोड़ने के साथ साथ अंग्रेजी अधिकारी द्वारा जनता को लूटने के लिए दुगना टैक्स लगाने पर भी व्यंग्य किया हुआ है। तो यहाँ पे विशेष क्या है, भाषा खड़ी बोली है और व्यंग्यात्मक शैली है। मतलब एक सरकास्टिकली जो यूज करते हैं, व्यंग्य करते हैं, वो शैली इस्तेमाल की गई है। तत्कालीन विदेशी शासन और जनता की स्थिति का भी वर्णन किया है।
फिर आता है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए रात दिन लड़ना पड़े। आकाश में सब जब शीतल शुभ्र शरद शरद शशि का विलास हो, तब भी चुपचाप दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधेगा, आंखों में एक दूसरे को घूरा करें। वसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल न कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे मैं उसे स्वयं न जान सका हूँ। तो इसका संदर्भ जो है वो प्रस्तुत जो गद्यांश है वो जयशंकर प्रसाद की रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। उद्घृत मतलब निकाला गया है। ये पंक्तियां नायक स्कंदगुप्त के चरित्र पर प्रकाश डालती हैं, जो हमेशा क्या था, मगध राज्य को सुदृढ़ बनाने में लगा रहा, किंतु उसका जो पर्सनल लाइफ था वो बहुत ही निराशा और अतृप्ति से भरी हुई रही। मतलब उसके मानो सुख सुख के शपों का बहिष्कार ही हो गया। वह संसार के दुष्चक्र से अब छुटकारा पाना चाहता था। विशेष इसमें क्या प्रकट किया है कवि ने? कवि प्रसाद ने अपने नायक के विचारों में दार्शनिकता, मतलब जो फिलोसफिकल जो बातें हैं वो प्रस्तुत की हैं, और स्कंदगुप्त के विचार युद्ध से उनकी विमुखता और मानवता के प्रति झुकाव को दर्शाते हैं। वान्य विलास अत्यंत सुष्ठु बन पड़ा है। संस्कृति निष्ठता के बावजूद प्रवाह और मार्मिकता में कोई कमी नहीं है। मतलब फ्लो और इमोशंस इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से डाले गए हैं। पश्चाताप की स्थिति में व्यक्ति के मन में दार्शनिक विचार जागृत होने लगते हैं। स्कंदगुप्त भी यहाँ दार्शनिक की भांति गंभीर होकर मानवता के बारे में विचार करने लगता है। स्कंदगुप्त जो है वो यहाँ पे एक फिलोसफिकर की तरह जो फिलोसोफर होता है उसकी तरह बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत ही सीरियस होकर ह्यूमैनिटी के बारे में बात करने लगे। प्रश्न 2 है, सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। जो अंधेर नगरी है उसमें जो राष्ट्रीय, हिंदी नाटकों में क्या होता है, राष्ट्रीय भावना को सर्वप्रथम वाणी देने का जो कार्य था वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने ही किया था। अंधेर नगरी में उन्होंने अंग्रेजी शासन और देसी रियायतों में पनप रही विकृतियों, नौकरशाही, दूषित न्याय व्यवस्था, आर्थिक शोषण और शासकों की मनमानी राज्य व्यवस्था का भंडाफोड़ किया है। मतलब उन्होंने इस तरीके से, मतलब अपनी जो अंधेर नगरी नाटक था उसमें उन्होंने इस तरीके की चीजों का वर्णन किया है। पुलिस, कानून, रिश्वत, न्याय व्यवस्था, मनमानापन जैसा और जितना अंधेर नगरी में दिखाया गया है वैसे ही, मतलब उसी तरीके का अंग्रेज जो प्रशासित प्रदेश थे उसमें भी प्रचलित था। सत्ता परिवर्तन के उपरांत विक्टोरिया के भारत साम्राज्य बनने पर भी अंग्रेजों की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेज पहले की तरह भारत की कृषि तथा उद्योग धंधों को तबाह करते रहे। नए नए टैक्स लगाकर उन्हें जनता को नितांत विपन्न और दीनहीन बना दिया। अंधेर नगरी में चने बेचने वाला घासीराम कहता है, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। मतलब टैक्स चना हाकिम सब हर कोई खाता है, और क्या करते हैं ये लोग, रिश्वत आदि लेकर जो जनता को ही लूटते हैं। अंग्रेजी शासन साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाकर देशी राज्यों को भी अंग्रेजी शासन से मिलाने, उनका अस्तित्व नष्ट करने में लगा हुआ था। तो इसमें क्या है कि उन्होंने इसके बाहर, मतलब अंधेर नगरी में भी उन्होंने वही स्थिति दर्शाई है। और रिश्वतखोरी की ओर संकेत करते हुए चूरन वाला कहता है, चूरन हमले सब जो खाएं दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। मतलब जो भी इस चूरन को खाता है वो जितनी भी रिश्वत लेता रहता है वो सबको पचा लेता है। अमले सबका इशारा है सरकार। जो अमले सब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो सरकार के हर विभाग, कार्यालय, कचहरी, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, सब में रिश्वत चलती है और न्याय का गला घोटा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, रिश्वतखोरी की ओर संकेत किया हुआ है। गोवर्धन दास के गीत की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ते सुनते हैं तो लेखक के सभी उद्देश्यों का पता चल जाता है। जो भारत के इतिहास का मध्य युग एक इस प्रकार से अंधकार छन्न था, तो उन्होंने उसमें मतलब बहुत सारी रियासतों, राज्यों में बंटा होने के कारण उसमें क्या है, केंद्र में स्थायी सबल सत्ता न होने के फलस्वरूप देश की राज्य व्यवस्था विशृंखलित हो गई थी, मतलब अलग अलग टूट गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, अपने चारों ओर जो कवि थे उन्होंने देश की मुक्ति के लिए भगवान की गुहार लगाई, कहाँ करुणानिधि के सब सोए। उन्होंने अपने चारों ओर के समाज में व्याप्त कुरीतियों, चारित्रिक दुर्बलताओं को आंखें खोलकर देखा, तो उन पर गंभीरता से विचार किया और उनका एक पिक्चराइजेशन भी किया।
अतः अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें लेखक की प्रगतिशील सामाजिक राजनीतिक चेतना एवं देशभक्ति को उजागर करने वाला यथार्थ का बोध कराने वाला नाटक है। जो अंधेर नगरी है वो क्या करता है, देशभक्ति को उजागर करने का काम करता है। अब आता है प्रश्न 3 है, जयशंकर प्रसाद के नाटक और रंगमंच संबंधी निबंधों के आधार पर उनकी नाट्य दृष्टि पर विचार व्यक्त कीजिए। काशी के तंबाकू व्यवसायी सुगंध संपन्न वैश्य परिवार में जन्मे जयशंकर प्रसाद बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व के धनी थे। पहले तो वो कवि थे, लेकिन उसने बाद में नाटक, उपन्यास, कहानियां आदि लिखे थे। और मतलब उनका एक जादुई स्पर्श है। उससे क्या होता है कि मतलब जो हर एक उनकी रचना है वो एक हीरे की तरह चमकती है। जयशंकर प्रसाद ने नाटक को कला का विकसित रूप मानते हैं। उनके विचार में नाटक में सब ललित कुमार सुकुमार कलाओं का समन्वय है। नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों कलाओं की अनुभूति होती है। मतलब देखने और सुनने दोनों तरीके की कलाओं की हम अनुभूति नाटक में कर सकते हैं। प्रसाद के अनुसार पश्चिम का साहित्य व्यक्ति और समाज की वासनात्मक क्रियाओं से ही संचालित और प्रेरित होता है, और यही कारण है कि उसमें किसी दार्शनिक श्रेष्ठताओं के दर्शन नहीं होते। मतलब किसी फिलोसफिकल अप्रोच को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। उनकी यह मान्यता रही है कि नाटकों की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो नाटकों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। भारतीय रंगमंच की विकास परंपरा पर विचार करते हुए उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि रंगमंच का निर्धारण नाटक से होता है, न कि रंगमंच नाटक को निर्धारित करता है। मतलब जो हम पोर्ट्रे करते हैं वो नाटक के थ्रू होना चाहिए, बल्कि हमें मतलब स्टेज को ध्यान में रख के नाटक नहीं बनाना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा था मनोरंजन के स्थान पर चरित्र निर्माण, लोक मंगल की भावना, व्यावसायिकता के स्थान पर रचनात्मक सौंदर्य बोध से अनुप्रेरित होकर उन्होंने नाटक लिखे हैं। स्कंदगुप्त, ब्राह्मण, बौद्धों के बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी थे वो, और गंभीर चिंतक और दार्शनिक भी थे। तो स्त्री पुरुष के संबंध सदा जटिल रहे हैं। आज तो ये जटिलता पहले से कहीं अधिक दिखाई देती है। उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। उसके अंतर्द्वंद का भी चित्रण हमें इसमें दिखाई देता है जो उन्होंने लिखी है, जैसे विजया और देवसेना। ये सब उनके उसमें हमें जटिलता देखने को मिलती है। अंधा युग, अंधों के बहाने ज्योति की कथा है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। जो ये मिथक है, यूनानी शब्द मिथ का हिंदीकरण है, जो प्राय दंत कथा, पुराख्यान, धार्मिक कथा के पर्याय के रूप में किया जाता है। साहित्य में मिथकों का प्रयोग युग के यथार्थ बोध कराने, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए और उद्दत जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए होना चाहिए। अंधा युग का रचना काल 1954 ईस्वी है। वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समाप्त होने के कुछ ही वर्ष बीते थे कि लेखक ने क्या किया, स्वयं विश्व युद्ध की विभीषिका, रक्तपात, युद्ध के कारण ध्वंस, और जिसके कारण ये सब विश्व मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत सा लॉस हुआ था, तो उसको पीड़ा को देखा और महसूस किया था। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने लिखा कि सबसे अधिक चिंताजनक क्या था कि जो मतलब हमने जो ह्यूमन जो वैल्यूज है उनका हमने लॉस हो गया था और पशुतुल्य हो गए थे। मनुष्य पशुतुल्य हो गया है, मर्यादाहीन होकर पशुतुल्य हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो विषम परिस्थितियां, विज्ञान और भौतिकवादी रिश्ते के कारण सनातन जीवन मूल्यों का टूटना, आर्थिक मंदी, दबावों तथा राजनीतिक उथल पुथल के कारण और कुछ अधितत्ववादी दर्शन के प्रभाव से मनुष्य निराश, आस्थाहीन और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति थी। लेखक का जो मत है उसके हिसाब से बाह्य जगत में कुरूप, विभत्स, घृणित और जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला है, और वह हमारी आंतरिक कुरूपता और इन सब चीजों के बारे का आदि का ही प्रतिरूप है। अतः बाह्य युद्धों, रक्तपात, हिंसा, विध्वंस और क्रूरता को नष्ट करना है तो इससे पहले इन अंधेरी गुफाओं में छपे जो बर्बर पशु, जो दूषित हमारे मनोभाव है, उनको नष्ट करना आवश्यक होगा। लेखक ने अंधा युग को अंधों के माध्यम से इसीलिए ज्योति कथा कहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि देश किस ओर आगे बढ़े। अंधा युग की भी मुख्य चिंता यही रही। भारत के संदर्भ में ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के संदर्भ में लेखक की मानव मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा की चिंता स्वाभाविक है।
मतलब जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनकी दोबारा से पुनः मतलब हम दोबारा से उनको स्टैब्लिश करना और उनको खुद से उसी तरीके का सम्मान प्राप्त करवाना, वह एक चिंताजनक विषय उनको लगा। मानव जाति का भविष्य उन लोगों के हाथ में सुरक्षित रहेगा जो कृष्ण की तरह औरों के पापों का प्रायश्चित अपने सिर पर धारण करेंगे, जो उत्तरा के गर्भ के रूप में मानव जाति के भविष्य की रक्षा करेंगे, निर्भय होकर साहस और समता और नूतन निर्माण की भावना से कार्य करेंगे। अंधायुग का जो लेखक है वह मानता है कि नियति पूर्व निर्धारित नहीं होती, मानव के निर्णय उसे बनाते और उसके कर्म से प्रतिरक्षण उसे बनाते मिटाते रहते हैं। कलम का सिपाही जीवनी के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। कलम का सिपाही क्या है? प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसको उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है, और वो लेखक प्रेमचंद के व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्षों को इसमें उभारा है। पहले पक्ष में पारिवारिक आर्थिक परेशानियों से जूझता हुआ एक आम आदमी है, तो दूसरे में समाज की बुराइयों से संघर्ष करता हुआ एक साहित्यकार है। तो उसमें क्या हुआ है, प्रेमचंद का पुत्र होने के कारण भाषा के गुण तो उन्हें विरासत में मिले थे। इस जीवनी में उन्होंने भाषा का नया आदर्श प्रस्तुत किया है। लेखक ने प्रेमचंद को प्रेमचंद की भाषा में प्रस्तुत किया है, जहाँ प्रेमचंद पर टिप्पणियां की है। और यह कहा जा सकता है कि जो कलम का सिपाही जीवनी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उन्होंने अपने शिल्पगत वैशिष्ट्य के मानदंडों पर जो खरी उतरती है। मतलब एक जैसे शिल्पकार होता है, उसी तरह से शिल्पगत वैशिष्ट्य जो कहते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको वो पार करती हुई आगे बढ़ती है कहानी। अब आता है प्रश्न, उस पर हमें मतलब जो टिप्पणी करनी है। तांबे के कीड़े में द्वितीय विश्व युद्ध से पैदा हुए संत्रास तथा भय को दिखाया गया है। अब आता है लोभ और प्रीति की विशेषताएं। लोभ और प्रीति में ये सब गुण मिलते हैं। इस निबंध में लेखक ने दोनों मनोभावों पर मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया, जो मतलब साइकोलॉजिकल इशू को टारगेट करते हुए उन्होंने ध्यान रखते हुए कहा है। और दो तरीके से उन्होंने भेद किया, प्राप्ति या सानिध्य के रखने की इच्छा, दूर न होने या नष्ट न होने देने की इच्छा। इतने संपर्क से इच्छा जितनी भी हो किसी की ना हो, इतनी इच्छा जितनी सब या बहुत से लोग एक साथ ना रख सकते हो। इन्हें वह मतलब जो लेखक है लोभ और प्रीति के मनोभावों के विवेचन द्वारा जीवन और जगत के प्रति एक सकारात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। क्या भूलूं और क्या याद करूं की संरचनात्मक विशेषताएं। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन के अनुभवों से संबंधित होती है, और इस वजह से क्या कहते हैं, जो लिखने वाला होता है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है। और क्या भूलूं क्या याद करूं में बच्चन जी ने अपने बचपन से लेकर अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु तक के वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में एक कथा की एक रूपता को बनाए रखा है, और अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हुए बच्चन जी से कथा का जुड़ाव नहीं टूटा। तटस्थता मतलब स्टेबिलिटी, आत्मालोचन मतलब सेल्फ एनालाइजेशन, और युगीन परिवेश मतलब जो एरा के हिसाब का एरा वाला इन्वायरमेंट था, आदि आत्मकथा के प्रमुख तत्व हैं। बच्चन जी ने क्या भूलूं और क्या याद करूं जीवन की कहानी पर को तटस्थ होकर लिखा है, अच्छी बुरी सभी घटनाओं का वर्णन किया है। आत्मकथा लिखते समय लेखक को यह भी विचार करना पड़ता है कि जीवन के किन प्रसंगों को किस हद तक मैं सोशलाइज करूं या सार्वजनिक करूं, कि बाहर लोगों को किस तरीके से कितना बताऊं। अब आता है अदम्य जीवन मूल संवेदना। अदम्य जीवन तूफानों के बीच रिपोर्टाज संकलन का एक अंश है। इसमें अदम्य जीवन का यथार्थ डरावना है, मतलब वो एक फेयरफुल है, और मृत्यु उसका सबसे बड़ा सत्य है। लेखक को मानवीयता में पूर्ण विश्वास है। दुख और पीड़ा के बीच में मनुष्यता की भी अजर। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.